आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल फी लीटर 30 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में अब पेट्रोल फी लीटर 82 रुपये 26 पैसे और डीजल 74 रुपये 11 पैसों में मिल रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 23 पैसे और डीजल की कीमत में 31 पैसों का इजाफा हुआ है। इस हिसाब से मुंबई में अब पेट्रोल 87 रुपये 73 पैसे और डीजल 77 रुपये 68 पैसे में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार कमी करने के बाद अब धीरे धीरे फिर से बढ़ोतरी की जा रही है। लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दामों में धीरे धीरे से जो बढ़ोतरी की जा रही है, उसमें अब जो पेट्रोल और डीजल है वो कुछ पैसे आगे बढ़ना चालू हो गया है, जिससे जो पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल में 5 रुपये की कटौती की गई थी, उसके बाद अब जब कुछ पैसे बढ़ रहे हैं तो लगातार वही हाल हो जाएंगे जो पहले कमी हुई थी। और कुछ ही सप्ताह में ये जो कमी वाला दाम था वो अब बढ़कर एक इक्वल हो जाएगा, जिससे जो आम जनता है उन्हें जो पहले राहत की सांस महसूस हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक बराबर वाले भाव पर आ जाएगा और लोगों को लगेगा कि जो पेट्रोल और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की थी वो कहीं ना कहीं एक दिखावा था। कैमरा पर्सन फैजन का के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। मरकजी हुकूमत ने कई रियासतों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की थी, लेकिन फिर इजाफों का सिलसिला शुरू हो गया है। 5 दिनों में 15 से 20 पैसे का इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में भोपाल से हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे ने मुंबई में हालात का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। मैं आपको बता दें कि जिस पेट्रोल पंप पर मैं खड़ा हूं, यहां पर पेट्रोल की कीमत में 22 पैसों का इजाफा हुआ, तो वहीं डीजल की कीमतों में 31 पैसों का इजाफा हो चुका है। नए रेट्स जो है यहाँ पेट्रोल पंप पर लगा दिए गए हैं। अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें तो यहाँ डीजल की जो नई कीमतें हो लगा चुके हैं। 77 रुपये 77 पैसे 1 लीटर डीजल यहाँ मिल रहा है और वहीं पेट्रोल की बात की जाए तो 87 रुपये 81 पैसों में 1 लीटर आज पेट्रोल दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए अभी सरकार ने बैठक करके राहत दी थी। 2.5 रुपये जो है पेट्रोल और डीजल के पीछे कटौती की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कोई ख़ास असर जो है जो कम किए गए कीमतों का नहीं देखने को मिला है। और जो मैंने कहा कि जिस तरह से जिस पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कल जो भाव थे उसमें पेट्रोल की कीमतों में 22 पैसों का इजाफा हुआ, तो वहीं डीजल की कीमतों में 31 पैसों का इजाफा हो चुका है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये राजनीतिक स्टंट है और सरकार अगर 100% बढ़ाती है तो 10% कम करके दावा करती है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहरहाल यहाँ पर जो मुंबई कर है, जो इस पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें इसी तरह लगातार बढ़ती रही तो आने वाले सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने दिल्ली में हालात का जायजा लिया। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे कि लोगों के पॉकेट में, इसके साथ ही घर के जो सामान जो पहुंचता है उस पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि माल ढुलाई और इससे तमाम जो परिवहन की जो सुविधाएं होती हैं उस पर भी असर पड़ता है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा हो रहा है, हालांकि गवर्नमेंट बीच में बोली कि 2.5 रुपये कम कर दिए हैं, 5 रुपये कम हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि आपके जेब पे असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे बहुत असर पड़ रहा है। ख़ासतौर पे हम अपने घर में देखते हैं जो काम करने लोग आते हैं उनको आलू महंगा हो गया, आज प्याज महंगा हो गया, आज आटा भी 300 रुपये के ऊपर पहुंच गया। तो हर लेवल पे हर किसी को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब पेट्रोल डीजल एक ऐसी बेसिक चीज़ है, सारा ट्रांसपोर्टेशन उस पर डिपेंड करता है। अगर सब्जियां आती हैं या बेसिक कमोडिटीज़ शहर के अंदर आती हैं तो हर उस पर फ़र्क पड़ेगा, उसकी कीमत अपने आप महंगी हो जाएगी अगर पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। तो छोटी से छोटी चीज़ पे भी असर पड़ रहा है और पूरी लाइफ में सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम 2.5 रुपये कम कर दिए, सस्ता पेट्रोल सस्ता कर दिया, 2.5 रुपया डीजल कम कर दिए, फिर उसके बाद इजाफा हो गया। तो ये कहीं न कहीं आप चुपके आपके पॉकेट और आपके घर में भी घुसपैठ कर रही है महंगाई। हाँ बिल्कुल, हर जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर चीज़ में हर लेवल पे घुसपैठ कर रही है घर में।
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी कर रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल आज की डेट में एक ऐसी बेसिक चीज़ है जिसके कि बिना कि पूरा शहर ही ठप हो जाएगा, कोई काम होगा ही नहीं। तो वो हर लेवल पे हर चीज़ में इम्पैक्ट कर ही रही है। वाकई में देखा जाए पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें, आज पेट्रोल की बात करें, आज 82 रुपया 32 पैसा आज रेट जो है आज बता रहे हैं, और इसके साथ ही डीजल के जो दाम हैं उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं हमारी पॉकेट पे भी अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। गुजरात से शुमाली हिंदुस्तानियों की नकल मकानी जारी है। साबरकांठा जिला में एक मासूम बच्ची की मुबैना इस्मत रेजी की खबर फैलने के बाद से शुमाली रियासतों के बाशिंदों पर हमले जारी हैं। इंतजामिया हर तरह की हिफाजत की यकीन दहानी करा रही है। इन हमलों के सिलसिले में गुजरात के मुख्तलिफ जिलों से अब तक 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि गरीबी से बड़ी कोई दहशत नहीं है और हुकूमत गुजरात नाइंसाफियों की चश्मपोशी कर रही है। मुंबई और गुजरात में शुमाली हिंद के बाशिंदों पर हमलों की समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने सख्त मजम्मत करते हुए उत्तर भारतीयों के तहफ्फुज के लिए कानून बनाने की मांग की। हमारे नुमाइंदे महिउद्दीन ने अबू आसिम आजमी से बात की। मुंबई में एक बार फिर उत्तर भारतीय का मसला गरमाने लगा है। हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब मौजूद हैं, जो कि बजाते खुद उत्तर भारतीयों के नेता बड़े माने जाते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, ये पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में चल रहा है। शिवसेना ने पहले मुद्दा शुरू किया और सिर्फ ओटों की राजनीति है ये। जो मुंबई, ये बिल्कुल सही है, मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई के आसपास गुजरात में जाइए आप, सूरत जाइए आप, अहमदाबाद जाइए आप, इन सब जगहों पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और बहुत सारे बंगाल, उन जगहों से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आए हैं, यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं और इनके साथ लगातार जुल्म ज्यादती हो रही है। ये कोई पाकिस्तान या कोई बांग्लादेश के लोग नहीं है, ये इसी देश के रहने वाले हैं। और मुझे तो मैं कहूँगा उत्तर भारतीयों को शर्म आना चाहिए। मैंने इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ी, ये यूपी वाले लोगों ने मैक्सिमम बीजेपी को वोट दिया। आज बीजेपी की सरकार बनी हुई है। अगर सरकार जबरदस्त तरीके से इस पर एक्शन लेने के बोलते, पुलिस क्या मजाल एक्शन नहीं लेगी। तो ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ गुंडागर्दी है, हफ्ता वसूली है, बदमाशी है। इस पर सरकार को कड़ा जो है कदम उठाना चाहिए। उत्तर भारत का रहने वाला एक मजदूर जो है उसका ताल्लुक भी हिंदुस्तान से है। मुंबई में रहने वाला एक शख्स, उसका ताल्लुक भी हिंदुस्तान से है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो इलेक्शन के करीब आने से ही क्यों पैदा होती है, इस मसले का हल क्यों नहीं निकाला जा सकता। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ महिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। गुजरात में शुमाली हिंद के बाशिंदों पर हमले के सिलसिले में लोकतांत्रिक जनता दल के लीडर शरद यादव ने कहा है कि हिंदुस्तान की यकजहती को खत्म करने की साजिश हो रही है। का चित्र बनाते हैं, सुबह शाम भजन करते हैं राष्ट्रीय एकता का, उसके अलंबारदार बनते हैं, हिंदू के सम्राट बनते हैं, हिंदू के ऊपर सोचते हैं हमारा पेटेंट है। तो गुजरात की सरकार को मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और उसकी नाकाबिलियत को यानी इतिहास याद रखेगा। ये देश सबका है और सब सूबों में लोगों को अधिकार है रहने का और काम करने का। गुजरात में हो रहा है वो कभी कहीं नहीं हुआ। बंबई में होता था लेकिन लोग माइग्रेट नहीं कभी किए। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की खामोशी से बड़ी नाइंसाफी हो नहीं सकती। इस प्रकार से बिहार और यूपी के लोगों को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, बहुत बड़ी साजिश है। कुछ दिन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी जी ने एक बयान दिया था कि 80% जो बिहार जो फैक्ट्रियों में, गुजरात के फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं गुजरातियों को आरक्षण देंगे 80%। और आप जानते हैं कि गुजरात में भारी संख्या में बिहार के लोग जो हैं फैक्ट्रियों में काम करने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से, ये मुझे जो लगता है, ये षड्यंत्र है। गुज़िश्ता हफ्ते 7 रोहिंग्या तारकीन वतन को म्यांमार सुपुर्दगी के बाद दिल्ली में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों में खौफ का माहौल है। यहाँ 500 गज की जमीन में 300 रोहिंग्या कसमपुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं।
उनका इल्जाम है कि यहां दिल्ली पुलिस और मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों के मुलाजमीन वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं और उनसे ऐसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जिनमें म्यांमार वापसी की ख्वाहिश जाहिर करने की बात है। दूसरी जानिब इंसानी हकूक कारकुन रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार रवाना किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। अगर हमें उधर भेजने से दरिया में डाल दे बहुत अच्छा होगा, उसमें फायदा ये है। सरकार से क्या कहेंगे? बस सरकार से यही कहेंगे, जब हमारा देश आ जाएगा हम लोग जैसे आया फिर ऐसे अपना आप चले जाएंगे। हमें बहुत डर लग रहा है इस बारे में, तो हम अभी भी मीटिंग में गए थे। जो UNHCR कार्ड जो दिया है उनसे हमने मीटिंग रखा है यही बात करने के लिए। हमें रिफ्यूजी कार्ड मिला है, 2012 से हम यहीं पर रह रहे हैं। हमारे देश के हालात ख़राब है, अगर सही होता है तो हम चले जाते। बर्मा गवर्नमेंट ठीक है, मानते हैं, वहाँ बुला रहे, लेकिन अभी भी जो लोग वहाँ पे है उनको अभी भी राइट नहीं है। 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते और बोट राइड नहीं है और शादी के लिए पाबंदी है, पढ़ नहीं सकते, कॉलेज पास कर नहीं सकते, कॉलेज तक जाने ही नहीं देते। एक गांव से दूसरी जगह जाने, एक दूसरे गांव जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। अगर रोहिंग्यास को धीरे धीरे डिपोर्ट करने के लिए जो प्लान कर रहे हैं, ये करने से पहले इंटरनेशनल कानून को भी समर्थन करना चाहिए और इंडिया गवर्नमेंट जो बर्मा भेजने चाह रहे हैं, हमारा सिटीजनशिप ऑलरेडी था 1962 में। 1982 में एक लॉ बना के हमारा सिटीजनशिप को वापस ले लिया है। तो अगर हम लोग किसी देश में सेफली रिटर्न नहीं होते हैं, फिर भी इस तरह का टॉर्चर की जरिया और मारपीट के जरिया हमारा जान की खतरा हो सकता है। इसलिए हम जाने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमारे शांति नहीं आते हैं, हमारा प्रोटेक्शन नहीं होता है, होमलैंड हमारा क्लियरली इंटरनेशनल प्रोटेक्शन या नेबर कंट्री की तरफ से नहीं होता है, कोई इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, हम जाने के लिए तैयार नहीं है। मरकजी हुकूमत रोहिंग्या लोगों को वापस भेजने का प्लान बना रही है, डेटा जमा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रोहिंग्या का कहना है कि बर्मा जाकर उनकी जान को खतरा होगा, इसलिए वो ये चाहते हैं जब तक बर्मा के हालात ठीक ना हो उन्हें हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए। बहरहाल जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उससे साफ है आने वाला वक्त रोहिंग्या के लिए और भी मुश्किल होगा और ये भी तय है आने वाले वक्त में सियासत भी तेज़ होगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।